नमस्ते, मैं प्राध्यापक सूर्यकांत चौहान, राजर्षि शाहू महाविद्यालय हिंदी विभाग से। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी से जुड़े हुए तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर। शुरुआत से लेकर आज तक हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस रूप में रहा है, विशेष रूप से कविता के दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो काल विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने किताबों में, अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सर्वसामान्य रूप से हम लोग जब हिंदी साहित्य के काल विभाजन की चर्चा करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या फिर डॉक्टर नगेंद्र हो, बच्चन सिंह हो या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हो, इनकी किताबों का एक सर्वस्वीकृत सर्वमान्य ऐसी किताबों को आधार मानकर हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक सर्वमान्य, जो आमतौर पर सामान्य दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया जाता है। तो सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन पहले मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 पड़ाव में हम उसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे। जो पहला पड़ाव है उसे हम आदिकाल के रूप में जानेंगे, दूसरा जो पड़ाव है वह भक्तिकाल के रूप में जानेंगे, तीसरा पड़ाव है रीतिकाल के रूप में जानेंगे और जो चौथा पड़ाव है वह आधुनिक काल के रूप में जानेंगे। अब आदिकाल शब्द में ही अर्थ निहित है, ये प्रारंभिक काल होने के कारण इसे आदिकाल कहा गया। किसी ने इसे शुरुआती दौर में वीरगाथा काल कहा, किसी ने भी अलग अलग दृष्टिकोण से इन्हें अलग अलग विद्वानों ने नाम आप जान दिए हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसको आदिकाल कहा जाता है। फिर आदिकाल कहां से कब तक लगता है, हालांकि इसके काल विभाजन को लेकर, ईस्वी सन को लेकर अनेक मत भिन्नताएं हैं, इसके बावजूद भी सामान्य रूप से ईस्वी सन 1000 से लेकर 1350 तक का काल आदिकाल के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, मैं मोटे तौर पर इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसमें सामान्य रूप से रासो साहित्य, जिसमें वीर रचनाएं अधिक लिखी गई, फिर उसके पश्चात जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, ये अलग अलग प्रकार के साहित्य उस समय लिखे गए हैं। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आदिकाल में अधिकतर रचनाएं ये वीर रस काव्य प्रधान ही थी, जिसमें पृथ्वीराज रासो से लेकर विशुद्ध रासो से लेकर ऐसे रासो ग्रंथ अधिकतर इसमें लिखे गए हैं। धर्म ग्रंथ के रूप में अगर देखा जाए तो फिर जैन ऋषि मुनियों ने लिखे हुए ये जैन, जिसे हम जैन रचनाएं कहेंगे, ये इसके अंतर्गत आ जाती है। और फिर नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये अलग अलग प्रकार की रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा जो पड़ाव है ईस्वी सन 1350 से लेकर लगभग 1650 तक का काल, जिसे हम भक्ति काल के रूप में जानेंगे। अब आदिकाल जो काल वीर गाथा काल या फिर वीर रस युक्त काल था, तो भक्ति काल किसे कहा जाए। अब भक्ति काल ये नाम विधान भक्ति रस के कारण था। इसके पीछे मुख्य पृष्ठभूमि ये थी कि एकदम से पूरे देश भर में भक्ति की लहर क्यों दौड़ी, इसको लेकर अनेक विद्वानों में मत भिन्नता है। इसके बावजूद भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति का जो कारण है ये उत्तर भारत नहीं है, बल्कि वो दक्षिण भारत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अक्सर मुगलों का आक्रमण, बाहरी विदेशी शासनों का आक्रमण होने के कारण यहाँ की जनमानस, उत्तर भारत की मानसिक स्थिति एक पराजय की स्थिति हो गई थी, और इसके कारण व्यक्ति जाएगा तो कहाँ, तो फिर ईश्वर के पास जाएगा। और इसीलिए अनेक संतों ने उस समय भक्ति रस को प्रधानता दी, ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को नकारते हुए, प्रमाण देते हुए कहते हैं कि भक्ति रस का उद्भव तो दक्षिण में हुआ, और विशेष रूप से तमिलनाडु में आलवार और नायनमार ऐसे 2 संप्रदाय थे, वहां से उत्तर भारत की ओर आया। चाहे विदेशी शासक आते न आते, फिर भी भक्ति का उद्भव होता, ये उसके पीछे कारण बताते हैं। और कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजिए लाए रामानंद, जो रामानंद आगे चलकर अनेक हिंदी कवियों के गुरु या आचार्य बनकर रहे हैं। और फिर इन कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भक्ति रस को प्रधानता दी और पूरे देश भर में इसको फैलाया। तो भक्ति काल में सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 पड़ाव आते हैं, 2 प्रकार के कवि थे, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण वह है जो ईश्वर के रूप आकार को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसके साकार रूप को ध्यान में रखते हुए नवदा भक्ति के माध्यम से उसके प्रति अपनी समर्पित भावना जताए। तो सगुण में उसके गुण की चर्चा हो। तो ऐसे कौन कौन से कविता सगुण के अंतर्गत, उसमें भी 2 धाराएं हैं, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरी राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण को आधार मानकर अपनी समर्पित भावना जताना, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक सूरदास माने जाते हैं। और प्रभु श्री राम को आधार मानकर उसके प्रति अपनी भावनाएं जताना, समर्पण भावना जताना, भक्ति जताना, ये राम भक्ति काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। और इसी युग का
सबसे चर्चित ऐसा गोस्वामी तुलसीदास का जो ग्रंथ है, हालांकि साहित्य ग्रंथ होने के बावजूद भी उसको उत्तर भारत में घर घर में पूजा जाता है, रामचरितमानस। ये इसी की देन है, इसी युग की देन है। फिर दूसरा जो पड़ाव है निर्गुण, ठीक इससे विलोम, इससे विपरीत, जहां ईश्वर के रूप आकार को न मानते हुए, हालांकि ईश्वर के अस्तित्व को माने, लेकिन ईश्वर कहाँ है, वह इस पूरी सृष्टि में निहित है, वह हर कण कण में निहित है। ऐसे उसके अस्तित्व को मानते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित भावना जताना, ये निर्गुण है ना, निर्गुण है, निराकार है, इसके रूप में भक्ति जताना, ये निर्गुण काव्य। और इसी के अंतर्गत भी दो प्रकार की शाखाएं हमें दिखाई देती है, एक ज्ञान मार्ग शाखा, दूसरी प्रेम मार्ग शाखा। ज्ञान मार्ग शाखा के अंतर्गत देखें तो कबीर इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान को सर्वस्व मानते हुए ईश्वर की भक्ति करते करते ज्ञान प्राप्ति करना, जिसका जरिया था, जिसका उद्देश्य था, ये ज्ञान मार्ग की भक्ति कहलाई और कबीर उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे प्रेम मार्ग कवि के प्रवर्तक, प्रेम मार्ग शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी सूफी कवि जायसी को माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। हालांकि सूफी कवि, उनका जो चर्चित महाकाव्य है पद्मावत, शैली है मसनवी, पूरा विवरण है भारतीय संस्कृति का, लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी में लिखी गई मसनवी शैली को आधार मानकर, ईश्वर को प्रिय सी मानकर और स्वयं को प्रिय कर मानकर, पद्मावत के इस महाकाव्य के माध्यम से इश्क मजाजी से इश्क हकीकत तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ये सूफी कवियों की प्रक्रिया है। और ये प्रेम मार्गी शाखा के माध्यम से भक्ति जताने की कोशिश इसने की, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। भक्ति काल के पश्चात आगे का जो पड़ाव आता है वह रीति काल। रीति से तात्पर्य है पद्धति, परंपरा, वह पद्धति जो काव्य लिखने की या काव्य सृजन करने की एक परंपरा थी, जिसको हम लक्षण ग्रंथों का निर्माण कहेंगे। संस्कृत आचार्यों ने जो लिखा हुआ है उसी को आधार मानकर, जहां काव्य की शैली कौन सी हो, काव्य के गुण कौन से हो, काव्य के आत्मतत्व कौन से हो, ये आधार मानकर सैद्धांतिक रूप से जो संस्कृत आचार्यों ने लिखा, और उसी को आधार मानकर आने वाले रीतिकालीन कवियों ने रीतिबद्ध रूप से इन्हीं का निर्वहन करते हुए काव्य सृजन किया, इसलिए इसको रीतिकाल कहा जाता है। अब रीतिकाल में भी तीन प्रकार के पड़ाव है, एक रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य और रीति मुक्त साहित्य। रीतिबद्ध, बद्ध माने अबद्ध, अबद्ध का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। रीति से तात्पर्य है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही थी काव्य लिखने की, काव्य सृजन करने की, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, उसी का निर्वहन करते हुए उसी को आधार मानकर लिखा गया साहित्य रीतिबद्ध साहित्य कहा गया। रीति सिद्ध साहित्य वह है कुछ परंपराओं का निर्वहन करना और कुछ अपने स्वतंत्र रूप से लिखना, ये रीति सिद्ध साहित्य कहलाया। और रीति मुक्त से तात्पर्य है परंपराओं का निर्वहन वो जानते हैं, उसका ज्ञान उन्हें है, इसके बावजूद भी मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से काव्य सृजन करना, ये रीति मुक्त साहित्य कहलाया। तो ये तीन प्रकार के पड़ाव आपको रीति काल के अंतर्गत देखा जाता है। और ये 1650 से लेकर लगभग 1850 तक का काल रीति काल माना जाता है। और इस युग में मुख्य प्रवृत्ति थी श्रृंगार, अलंकार, और विशेष रूप से संपूर्ण रूप से राजा महाराजा दिन रात शयन कक्ष में बिताना, नारी को सर्वोपरि मानना, और इस समय का साहित्य राजदरबारी साहित्य होने के कारण समाज से कटा कटा था। रीति काल के पश्चात अगला जो पड़ाव आता है आधुनिक काल का, 1850 से लेकर, हालांकि 1850 से ये इसलिए क्योंकि आधुनिक काल के नवजागरण की स्थिति भारतीय युग से शुरू होती है, और आधुनिक काल के अलग अलग पड़ाव है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें, पहला जो काल आता है वह भारतीय युग 1850 से लेकर लगभग 1900 तक। उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है द्वितीय युग 1900 से लेकर 1918 तक। उसके पश्चात छायावाद आता है 1918 से लेकर 36 तक। फिर छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद आता है 1936 से लेकर 43 तक। और फिर प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद आता है 1943 से लेकर 53 तक। फिर प्रयोगवाद के पश्चात अलग अलग पड़ाव आते हैं। फिर नई कविता आती है, नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता आती है, और फिर आजकल जो लिखी जा रही है 1980 के पश्चात समकालीन कविता की हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरुआती दौर में जो लिखा गया है आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय द्वीप, ये इस दृष्टिकोण से नवजागरण था क्योंकि 1857 का गदर, जहां अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय भावना जगाकर उसके खिलाफ लड़ने की जो मनोवृत्ति थी, ये जगी सबसे बड़ी बात थी। और परंपरा का निर्वहन करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण से सोच
ये इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। और इस युग के प्रमुख कवि भारतेंदु होने के कारण, उनका सबसे बड़ा योगदान होने के कारण, हालांकि उनका जीवन काल केवल 35 साल का रहा, इसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को लेकर कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, इन सभी में अपना योगदान दिया। इसलिए भारतेंदु युग का इस युग में प्रमुख विशेष योगदान रहा है। अपने साहित्यिक मंडली तैयार करके इसके माध्यम से राष्ट्र प्रेम के गीत उन्होंने लिखे। इसलिए भारतेंदु युग ये पहला पड़ाव आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद दूसरा पड़ाव जो आता है द्विवेदी युग, 1900 से लेकर 1918 तक। अब ये द्विवेदी युग मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व स्वीकार करने के पश्चात भाषा सुधार और कविता के कला और भाव पक्ष के उस परिपाटी को संपूर्ण रूप से मोड़कर खड़ी बोली हिंदी के सुधार को लेकर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्योंकि स्वयं मैथिली शरण गुप्त ये स्वीकार करते हैं कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी न होते तो शायद हम कवि न बनते। इसके पीछे की दृष्टि यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक होने के नाते अनेक कवियों को मांझा, संस्कारित किया और बहुत सारे कवि सामने आए। और इस युग की सबसे बड़ी देन यह है कि जो उपेक्षित पात्र है, जो दुर्लक्षित पात्र है, जैसे रामायण की चर्चा होती तो उर्मिला, हालांकि वनवास तो राम को था लेकिन राजदरबार में होते हुए भी वनवास में जीने वाली उर्मिला थी। यशोधरा, बुद्ध तो बोधिसत्व के लिए चले गए लेकिन कभी पूछ के जाना चाहिए था, वो बाधा न बनती समाज के कल्याण के लिए। तो जो उपेक्षित है, जो दुर्लक्षित है, ऐसे पात्रों को केंद्र में रखते हुए उन्हें महिमा मंडित करने का काम इस समय के कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से किया। राष्ट्र प्रेम तो ये समय की मांग थी, चाहे भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावादी युग हो, इन सभी कवियों ने राष्ट्र प्रेम को या राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत कविताएं लिखने की कोशिश की और द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही। तीसरा पड़ाव आगे आधुनिक काल में जो आता है वो छायावाद का, हालांकि इसको स्वच्छंदवाद भी कहा जाता है और छायावाद कहा जाता है। 1920 में शारदा नामक पत्रिका में मुकुटधर पांडे एक निबंध लिखते हैं जिसका नाम है छायावाद, हिंदी में छायावाद। अब इसी छायावाद के नाम से वह छायावाद जैसे कि वैसे हुआ। अब ये छायावाद है क्या? हालांकि इसके पहले के दो पड़ाव है वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से है, लेकिन छायावाद इसी की प्रमुख प्रवृत्ति होने के पीछे इसका कारण यह है क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में जो रोमांटिसिज्म का विधारा चल रही थी, वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स, इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से कविता को स्वतंत्र करने की कोशिश की। इसका कारण यह है कि जो चली आ रही परिपाटी थी उसी के तर्ज पर भाव भी वैसा, भाषा भी वैसी, जैसे के वैसे निर्वहन न करते हुए समय के साथ साथ कविता की भाषा और कविता लिखने की प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से उसको मुक्त रूप से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात फ्रेंच राज्य क्रांति का असर करते हुए रोमांटिसिज्म कविता में दिखाई देता है, क्योंकि पोएट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ये भावनाओं का आवेग है, उसको हम किसी छंद या फिर किसी व्याकरणिक नियमों में नहीं बांध सकते। ये बात रोमांटिसिज्म कविता में दिखाई दी और उसी को आधार मानकर छायावादी कवियों ने अनेक कविताएं लिखी और उसी की छाया होने के कारण उसको छायावाद के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें भी विवाद है। स्वयं जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये किसी रोमांटिसिज्म कविता की छाया नहीं है बल्कि कालिदास का पुनराविष्कार है, ये अपनी भारतीय संस्कृति का पुनराविष्कार है। लेकिन ये बात जैसी भी हो, इस बात को हम नकार नहीं सकते क्योंकि रोमांटिसिज्म कविता का यह प्रभाव इस कारण है क्योंकि लिरिकल बैलेड्स के आधार पर जहां वो लिखा गया वहां पंत जी, सुमित्रानंद पंत भी पल्लव की भूमिका को लिखते हैं। तो यहाँ कविता मुक्त छंद की अवधारणा में आने लगी और उसके साथ साथ कविता की भाषा, भाव सब कुछ बदलने लगा। जहां एक समय तक नारी मात्र उपभोग की स्थिति थी, यहां मानवीय और श्रद्धा का पात्र के रूप में सामने आने लगी। इसी छायावादी के जो प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं वह चार, जिसमें से जयशंकर प्रसाद, कामायनी, जो युद्ध में भयावह स्थिति से गुजरते हुए उस युग के दो महायुद्धों की जो विभीषिका थी उस समय की, उसके लिए बहुत बड़ी देन है कामायनी जैसा महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये चार प्रकार के कवि इस युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। ये चार हस्ताक्षर थे, हालांकि कहने के लिए बहुत अधिक है। इसके पश्चात छायावाद के बाद जो अगला पड़ाव आता है वह है प्रगतिवाद। हालांकि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में एक और दो पड़ाव आते हैं। एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, जिसमें केवल राष्ट्र प्रेम की कविता लिखी गई, जिसमें विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इस तरह के कवि आते हैं, श्रीधर पाठक जैसे कवि। और दूसरा जो पड़ाव आता है उसी दरमियान एक हलावाद, जिसकी प्रक्रिया, जिसके प्रवर्तक
हरिवंशराय बच्चन जी माने जाते हैं। जीवन को एक नए तरीके से जीने की शुरुआत हलावात के माध्यम से, चाहे मधुशाला हो, मधुबाला हो, इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन छायावाद के पश्चात ये दो काव्य धाराएं छोटी चलती रहती है, तो सीधे 1939 से लेकर 43 तक का काल, लगभग वह 1936 से लेकर 43 तक काल प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवाद, वाद माने इज्म, इज्म से तात्पर्य है कोई निश्चित विचारधारा, किसी निश्चित मानदंडों और सिद्धांतों के आधार पर कोई खड़ी विचारधारा। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद ये मार्क्सवाद का प्रभाव है ना। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हम जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, वही जब साहित्य में आने लगा तो उसको हम प्रगतिवाद के रूप में जाने लगे। ये प्रगतिवाद ये तब की बात है, विशेष रूप से 1936 में प्रगतिशील लेखन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे, और उसी को आधार मानकर समाज में जो दो प्रकार के वर्ग थे, एक शोषक और शोषित, आर्थिक दृष्टिकोण से जो विषमता की खाई बढ़ रही थी उसको पाटने का काम और आर्थिक समानता लाने का काम साहित्य के माध्यम से प्रगतिवादियों ने, कवियों ने किया। केदारनाथ सिंह हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, अगर लेखकों में देखा जाए तो यशपाल जैसे लेखक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे, नागार्जुन आगे आ जाता है, लेकिन ये सारे कवि प्रगतिवाद के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। और प्रगतिवाद के पश्चात जो अगला पड़ाव आता है वो होता है प्रयोगवाद। नाम में ही अर्थ निहित है एक नया प्रयोग। हालांकि जिसके प्रवर्तक अज्ञे जी जाने जाते हैं, उन्होंने 2-3 प्रकार के तार सप्तक निकाले और इसके माध्यम से उस समय के कवियों को कहा कि चलियारी परिपाटी को जैसे के वैसे कैसे लिखा जाए, भाषा में भी नया प्रयोग होना चाहिए, अभिव्यक्ति में भी नया प्रयोग होना चाहिए, विषय और कला पक्ष में भी नया प्रयोग होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से एक नई कोशिश शुरू की। और इसका असर यह हुआ कि क्योंकि बाजारवाद की स्थिति चल रही थी, सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, यांत्रिक सभ्यता की चीजें सामने आ रही थी, और इसकी वजह से ये सारे नए नए शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और स्वयं ये पहले जो चल रहा था हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जो परिपाटी चल रही थी छंदों का वगैरह, ये सारी चीजें आगे आकर छूट जाती है। क्योंकि जैसे आगे एक जगह कवि, प्रयोगवादी कवि लिखता है कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। ये फ्यूज, बल्ब, ये ऐसे शब्द पहले नहीं थे, वो हिंदी में आ गए। उसका कारण प्रयोगवाद था। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि प्रयोगवाद में प्रयोग इतना होने लगा कि उसका भाव ही कोरा हो गया, रुखा हो गया। इसलिए कभी आगे लिखते हैं कि समकालीन कवियों को, उस समय के कवियों को आह्वान करते हुए कि प्रयोगवाद के नाम पर इतना प्रयोग न करो कि उसका मुलम्मा ही छूट जाए, क्योंकि उसका भाव ही गौण हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से प्रयोगवादी कवियों ने अपने अपने तार सप्तक के माध्यम से समकालीन विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति दी है। और प्रयोगवाद के पश्चात अगला पड़ाव फिर नई कविता, क्योंकि प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता में आपको दिखाई देता है। फिर आगे चलकर साठोत्तरी कविता, और उसके पश्चात 1980 के बाद हम समकालीन कविता की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। आगे का हिस्सा अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।